हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से हम सारे अध्याय को टॉपिक वाइज देखें। आज हम अध्याय 29 तक पहुंच गए हैं। जो अध्याय का नाम है विविध। जो भी छोटे बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो विविध में डाल दिए जाते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को देखेंगे जो भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा 28 अध्याय हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो उन सब वीडियो को देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है आपको 73वां और 74वां संशोधन। ठीक है। ये दो संशोधन है जो कि महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और नगर ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। 73वां में देखेंगे कि यहाँ पे ग्राम पंचायतों के लिए था, 74वां जो था वो नगर पालिकाओं के में सीटों से संबंधित था। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था, आपको ये बताना है यहाँ पे। 1980 में, 89 में, 90 में या 92 में। तो याद रखना है 1992 में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। महिलाओं को क्या करना है, हमें सशक्तिकरण करना है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई थी, किस वर्ष का है, 1991, 95, 2001 या 2005। तो याद रखना है आपको 2001 में। ठीक है, वर्ष 2001 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र किस संस्था में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र किस संस्था में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं। महासभा में, सुरक्षा परिषद में या आर्थिक और सामाजिक परिषद में या न्यायशीलता परिषद में। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन हैं। चीन, जर्मनी, रूस, यूके और यूएसए, या फिर चीन, जर्मनी, यूएसए, यूके और या फिर कनाडा, या चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, सॉरी यूएस, हाँ यूके और यूएसए। ठीक है। और डी ऑप्शन में है कि चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसका सदस्यता हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है। और बाकी शायद 15 अस्थायी सदस्य भी होते हैं यूएन में। तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। जर्मनी नहीं है, ध्यान रखिएगा जर्मनी नहीं है। ठीक है। यहाँ जर्मनी था, यहाँ जर्मनी था, तो ये जर्मनी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है, 51वां संविधान संशोधन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक निर्धारित करता है। ठीक है। तो याद रखना है आपको 15%। 15% तक मंत्री बन सकते हैं। ठीक है। जैसे कहने मतलब है कि लोकसभा में अगर यदि 543 सीट है या 545 सीट है तो उसका 15% निकालिए, जितना निकलता है तो मंत्रियों की जो संख्या होगा वो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं आप। हाँ, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, संविधान का संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। संविधान की जो संकल्पना जो कभी आई होगी, जो बनी होगी कि संविधान होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए देश के लिए, उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या जापान में। तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था सबसे पहले, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। कार्यकाल की निश्चित अवधि से, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष द्वारा चुनाव या फिर उपयुक्त सभी। याद रखिएगा यहाँ पे सभी सही आंसर है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सही है, सभी ऑप्शन सही है। अर्थात कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है,
और साथ ही राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है नहीं प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, डायरेक्टली होता है, जैसे कि भारत में होता है राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री का चुनाव और आपका मुख्यमंत्री का चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3 वर्ष की होती है, 2 वर्ष की होती है। ठीक है, कितना? 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो अगर एक बार चुना जाता है तो 9 वर्ष तक काम करता है। कितना? 9 वर्ष तक, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बाकी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो हेड क्वार्टर है वो है हेग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? सवाल है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी? याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार? तो यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या होता है, भूमि भी होता है, सरकार भी होती है, सेना यहाँ नहीं होता, तो ये एक राज्य सरकार का घटक नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, हाउस ऑफ कॉमन्स? ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, ठीक है, उसके 6 अंग होते हैं। उसमें से एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा है न्यासी परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये हाउस ऑफ कॉमन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाउस ऑफ कॉमन नहीं है। इसके अलावा 3 और हैं, उन 3 का नाम क्या है? एक तो है आपका महासभा, ठीक है, महासभा, एक है आपका सुरक्षा परिषद और एक है आपका यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका सामाजिक परिषद, नहीं आर्थिक सामाजिक परिषद तो हो ही गया। ठीक है, ट्रस्टीशिप परिषद होना चाहिए था, नहीं वो तो न्यासी परिषद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यहाँ तो दिया हुआ है, लिख लेते हैं कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक होगा महासभा, ठीक है, 3 तो यहाँ दिया हुआ है, चौथा हो गया आपका महासभा, ठीक है, 5वां हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है, और एक और है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है, यूएन सचिवालय, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 6 होते हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा भारत के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं करती हैं? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, जातीयता? तो यहाँ पे देखेंगे समाजवाद जो है वो भारत में चुनौती उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र और स्वाधीनता में बाधक है? निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण और राष्ट्रीयकरण? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, केंद्रीकरण करना। ठीक है, केंद्रीकरण मतलब होता है कि एक पूरे क्षेत्र का, जैसे कहने मतलब है कि एक पूरा एरिया है तो उस एरिया का जैसे देखेंगे कि केंद्रीकरण करना, नहीं कि सारा अधिकार मान लेते हैं किसी के पास आ जाए, ये क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण कहलाएगा। अरे सारा पावर हम कहाँ रखे हुए हैं? इस सेंटर पर है, तो सोचिए कि कितना दिक्कत होगा। लेकिन यही ये पावर क्या करें, यहाँ भी बांट दे रहे हैं, यहाँ भी बांट दे रहे हैं, यहाँ भी बांट दे रहे हैं, यहाँ भी बांट दे रहे हैं। जैसे देखेंगे भारत में क्या है, जिस तरीके से सरकार कैसे चलती है, ये केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है, तो देखेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और स्टेट को भी अपना अपना कुछ अधिकार दे दिए गए हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत में जो सरकार चलती है वो केंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकृत नहीं है। ठीक है। तो वैसे यहाँ पूछा गया कि कौन स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, तो ये केंद्रीकरण जब हो जाएगा ना तो ये वहाँ पे उसके लिए फिर वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए बाधक होगा। विकेंद्रीकरण ठीक है ना, अपने सत्ता को बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है। किसी खास एक के पास पावर नहीं है। ठीक है। अभी सोचिए जैसे कि अभी बात चल रही ना एक कि जियो है ना, तो जियो देखेंगे कि क्या कर रही है कि एक तरह से केंद्रीकृत कर रही है सब चीज़ों को, पावर जो है ना अपने पास लेके जा रही है। तो सोचिए फिर वो अपने मन चाह से जो मन होगा सो करेगा, जैसे मन होगा जितना चाहेगा रेट बढ़ा करके जैसे मन होगा वैसे अपने चलाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते फिर वहाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि केंद्रीकरण जो है वो स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए बाधक है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता ही नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी, समाज के लिए, सब चीज़ के लिए वो नुकसानदेह है। ठीक है। तो केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे, जैसे जियो है उससे कुछ बाद में देखेंगे एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, अगर उन लोग को भी पावर समान रूप से मिल जाए या उसके कंपटीशन में वो लोग भी आ जाएँ, तो क्या कोई चाहेगा कि मनचाहा को रेट बढ़ा देगा? नहीं, फिर कंपटीशन आएगा तो फिर रेट थोड़ा सा बैलेंसिंग में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो केंद्रीकरण है वो थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? पहला ऑप्शन दिया है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। या फिर विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोक सकता है। तो याद रखिएगा इसके पीछे कारण ये था कि केंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम विकेंद्रीकरण करते हैं शक्ति का, पावर का, सत्ता का, तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होकर होगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा समान विधि में कोई अंतर नहीं है? ठीक है। संविधि संविधानिक है दिया हुआ है। ठीक है, संविधानिक तथा विधि और तथा समान विधि में कोई अंतर नहीं है। किस देश में? यूके में, USA में, जर्मनी में या भारत में? तो याद रखिएगा यूके में इसका सही आंसर होगा। यूके में कोई अंतर नहीं है वहाँ पे। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा मिलान नहीं है। तो पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। ठीक है, ये सही है, सही मिलान है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का है, ये भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये गलत है। और महिलाओं पर क्रूरता 1995 का, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था, कब बना था, किस वर्ष का है। नेक्स्ट है, बाडुंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित था, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? सवाल है, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित स्तर, रोजगार, शोषण के रक्षण। तो याद रखिएगा रोजगार, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, इधर संगठन दिया है, इधर मुख्यालय दिया हुआ है। कौन सा संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, तो ये है आपका वियना में। ठीक है, कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है ना। बात करें हम खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये है आपका रोम में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन भी जेनेवा में ही, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, तो ये आपको देखने को मिलेगा पेरिस में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस में। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे जो सही आंसर आने वाला है ए का 4 नहीं, ए का 5 था ना, हाँ ए का 5 था। ठीक है, और बी का 4 है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये बताना है।
अरस्तु ने या मैकियावेली ने या हॉब्स ने या प्लेटो ने? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे मैकियावेली ने। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था अरस्तु का। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? यह किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या रूसो ने? सही आंसर है अरस्तु ने। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो याद रखना है, लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बी ऑप्शन सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। मत पत्रों को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 MCQ, विविध से संबंधित था। ठीक है, तो इस तरीके से आज भारतीय राज्य व्यवस्था समाप्त हो गया है। ठीक है, हम लोग अब भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।